वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंडलिज्म के बारे में। क्या एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया, किस टेक्निक के थ्रू किया, एंड वो जो टाइम था उस टाइम पे मेंडल का जो वर्क था, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, ऑब्जर्वेशंस थी, वो क्यों कंसीडर नहीं की गई थी। एंड इसके बाद कैसे मेंडल की जो वर्क था, एक्सपेरिमेंट्स थे, उनकी रीडिस्कवरी हुई। रीडिस्कवरी किन साइंटिस्ट ने की, एंड उस रीडिस्कवरी के बाद मेंडलिज्म को जो मेंडल थे उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला। ठीक है, तो आज हम ये सब टॉपिक्स छोटे छोटे कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंडल्स के लॉ के बारे में एग्जांपल्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड क्या था मेंडल का। ठीक है, मेंडल का बैकग्राउंड क्या था। मेंडल ने जो वर्क किया था, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या होता है? सिंपली कैरेक्टर्स को ही ट्रेड्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो काम किया था, सबसे पहले मेंडल के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। मेंडल जो है 20 जुलाई 1822 टू 6 जनवरी 1884 तक थे, यानी कि उनका बर्थ हुआ था एंड 1884 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। ये उनका लाइफ टाइम था। अब सबसे पहले जब वो बोर्न हुए थे, तो अगर हम उस लोकेशन की बात करें तो ये विलेज हेजिनडोफ जो कि लोकेट करता है एट द मोरावियन सिलिशियन बॉर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एम्पायर। ठीक है, यहाँ पे इस विलेज के अंदर इनका बर्थ हुआ था। चाइल्डहुड के अंदर ये वर्क करते थे एज गार्डनर। ठीक, गार्डनर की तरह ये वर्क करते थे। एंड ये क्या करते थे? बी कीपिंग की स्टडी करते थे। इसके बाद 1840 के अंदर इन्होंने अपने हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट किया। 1840 टू 1843 के अंदर इन्होंने प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल फिलोसफी एंड फिजिक्स एट द फिलोसफिकल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ओलमो। इस यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने क्या किया? प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल फिलोसफी एंड फिजिक्स पढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट ये जो है, यहाँ पे जब ये फिजिक्स पढ़ रहे थे तो इनके एक फिजिक्स के प्रोफेसर या फिर टीचर होते थे। उन्होंने उनके रिकमेंडेशन पे, उन टीचर का नाम था फ्रेडरिक फ्रांस। इनके रिकमेंडेशन पे मेंडल जो है ऑगस्टीनियन सेंट थॉमस एबे इन ब्रेनो यहाँ पे एंटर किए गए। यहाँ पे मतलब कि इन्होंने एडमिशन लिया या फिर यहाँ पे ये गए। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट की एज प्रिस्ट। ठीक है, प्रिस्ट की तरह इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। इट वॉज हियर ही वॉज गिवन द नेम ग्रिगोर। एंड इनको ये जो नाम है इनका पूरा, ग्रिगोर जोनान मेंडल, ये जो नाम है यहाँ पे ग्रिगोर, ये यहीं पे दिया गया था क्योंकि इनका रिलीजियस लाइफ है, उसकी वजह से इनको ये नाम दिया गया था। 1851 के अंदर ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना फॉर मोर फॉर्मल एजुकेशन ये इनको भेजा गया। 1853 के अंदर मेंडल जो है वापिस से इनके एबे के अंदर आ गए। 18 जो इन मोनेस्ट्री के अंदर जिसमें रहते थे 1853 के अंदर, एंड ये एज अ टीचर एंड प्रिंसिपली ऑफ फिजिक्स के टीचर ये रिटर्न हुए। 1856 टू 1863 में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था इनका, ये पी प्लांट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि ये फिजिक्स के प्रिंसिपली एक तरह से बोल सकते हैं कि हम ये टीचर थे, लेकिन ये साथ में अगर हम मेंडल की बात करते हैं तो उनको मेट्रियोलॉजिस्ट बोला जाता है, मैथमेटिशियन बोला जाता है, या फिर बायोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है वेरियस फील्ड के अंदर अपने काम किए हैं। इसके बाद 1868 के अंदर इनको जो है एबोट बना दिया गया मोनेस्ट्री का, यानी कि सबसे जो बड़ा हेड होता है वो बना दिया गया। एंड 6 जनवरी 1884 के अंदर ये ब्रेनो के अंदर क्रोनिक नेफ्राइटिस यानी किडनी फेलियर की वजह से इनकी डेथ हो गई। तो ये एक बैकग्राउंड है मेंडल का, ये कहीं एज सच पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम की तो उसमें कई बार पूछ लिया जाता है, या फिर नीट हो गया, उसके अंदर कई बार ये ऐसे इस बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, प्लांट की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? एक तरह की क्रॉस ब्रीडिंग को ही हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है, उसको हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। बिटवीन 1856 टू 1863 इन्होंने कल्टीवेट एंड कंडक्ट किया सिंपल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी प्लांट, जिसको पाइजम सैटिवम बोलते हैं। ठीक है, गार्डन पी प्लांट्स के ऊपर यानी पाइजम सैटिवम के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था।
सिंपली इन्होंने कल्टीवेट किया एंड सिंपल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है ये किए, इसने कंडक्ट किए एंड ऑब्जर्वेशन जो थी उनको ये राइट डाउन करते गए। इसके बाद नॉर्मली इन्होंने क्या किया, नॉर्मली पी प्लांट वाज सेल्फ फर्टिलाइज, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग होता है। पी प्लांट कैसा होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, क्योंकि इसकी पेटल जो है वो इनक्लोज होती है, इनक्लोज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टिल फर्टिलाइजेशन। ये इसकी जो पेटल्स है यहाँ पे, ये जो मेल एंड फीमेल पार्ट है इनको क्लोज करके रखती है, इनको बंद करके रखती है इस फ्लावर के, ठीक है। तो पी प्लांट के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि पेटल्स क्या करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, दैट इज मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट को ढक के रखती है। Self-fertilization through many generations help in easily obtaining the pure line with constant traits in pea plant। इसके बाद जब इनकी कई generations तक, ठीक है, जैसे कुछ plants हो गए उनके seed बने, फिर next कुछ plant हुए उन seed से, फिर उनकी ऐसे ही generation after generation जो इनकी self fertilization चलती गई मैनी जनरेशंस तक, हेल्प इन इजिली ऑब्टेनिंग द प्योर लाइन। तो इस सेल्फ फर्टिलाइजेशन की वजह से इनकी इजिली जो प्योर लाइन है वो भी ऑब्टेन हो जाती है विद कॉन्स्टेंट ट्रेट इन पी प्लांट। एंड इनके जो ट्रेट थे, सपोज इनके अंदर कोई करेक्टर था कि इनके जो सीड्स थे, इनके जो सीड्स थे, पी के जो सीड थे वो राउंड थे। अब इस राउंड सीड आए, पेरेंट्स थे, फिर उनसे सीड्स आए राउंड, फिर उनसे ऑफस्प्रिंग दोबारा से प्लांट बने एंड नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे प्लांट बनते गए। तो ये जो राउंड सीड्स थे ये एक ट्रेट है, ये एक करेक्टर है, ये कांस्टेंट रहा, क्योंकि वही सीड्स, वही करेक्टर, वही ट्रेट चलते जा रहे थे एंड ये क्या है, एक प्योर लाइन बन गई ऐसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन की वजह से। द पी प्लांट वॉज ईजी टू कल्टिवेट, एंड जो पी प्लांट होता है वो इजिली कल्टिवेट हो जाता है। And from one generation to next took only a single growing season। and ये कैसा होता है, एक एनुअल होता है, ठीक है, सिंगल ग्रोइंग सीजन इसका होता है, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ये कैसा होता है, एनुअल होता है, ठीक है। तो पी प्लांट जो है इजी टू कल्टीवेट, इजिली ये कल्टीवेट किया जाता है एंड हैंडल भी इसको इजिली किया जा सकता है। एंड इसकी जो ये एनुअल होता है इसके अलावा, ठीक है, ये भी क्या है, इसका प्लस पॉइंट था। Peas had many sharply defined inherited characters। and peas के अंदर बहुत ज्यादा शार्पली, बहुत सारे शार्पली डिफाइंड करेक्टर्स थे जो कि इनहेरिट हो रहे थे। लाइक पेरेंट के अंदर अगर राउंड सीड है, रिंकल्ड सीड है, तो वो जो है कहीं ना कहीं उसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर या फिर नेक्स्ट जो उसकी जनरेशन होगी उसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ शार्प इनहेरिटेड करेक्टर्स थे इसके अंदर जो कि इजिली डिटेक्टेबल थे। Thus they possesses many desirable feature। सपोज कोई प्लांट है, उसके अंदर क्या है, उस प्लांट के अंदर पी प्लांट है, उसके अंदर सीड जो है राउंड है, रिंकल्ड है एंड और भी कोई करेक्टर है। सपोज हम एक ही करेक्टर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमें चाहिए सिर्फ राउंड सीड वाले। हमारा डिजायर्ड करेक्टर क्या है, हमें जो चाहिए वो राउंड सीड है। तो हम इजिली, क्योंकि इसके पास शार्प डिफाइनली इनहेरिटेड करेक्टर थे, इसकी वजह से इसको इजिली क्या किया जा सकता है, इसको इजिली उन डिजायर करेक्टर को ही लेके अनडिजायरेबल को हम इसको अलग कर सकते हैं एंड उन डिजायरेबल करेक्टर्स के साथ ही क्या कर सकते हैं, हमें जो ट्रेड चाहिए वो ले सकते हैं। तो ये काम भी इसके साथ बहुत ही इजिली से हैंडल किया जा सकता है। इसके बाद इनके अंदर देखो, हमने देखा कि इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन मेंडल ने क्या किया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवाई। क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी अचीव्ड इजिली। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इनके अंदर इजिली अचीव की जा सकती थी, क्योंकि ये इजी टू हैंडल थे। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड हर्मेफोरोडाइट। देखो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये कैसा है, मेल एंड फीमेल पार्ट जो है एक ही प्लांट के अंदर है। तो ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है, ऐसे प्लांट को बाइसेक्सुअल बोला जाता है। बाई मीन्स इसके अंदर दोनों के दोनों सेक्स प्रेजेंट है एंड इसको हर्मेफोरोडाइट भी बोला जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे की जाती थी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि इजी पी प्लांट के अंदर, तो इजिली इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती थी, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन था क्योंकि इसका फ्लावर क्लोज था एंड प्योर लाइन इससे ऑब्टेन की जा सकती थी। इसके अलावा इजी टू कल्टीवेट था, एनुअल है ये एंड इसके अंदर शार्पली डिफाइंड इनहेरिटेड करेक्टर है जो कि इजिली देखे जा सकते हैं और डिजायरेबल ट्रेट है वो ऑब्टेन की जा सकती है। साथ में क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इसके अंदर इजिली करवाई जा सकती है। फ्लावर इसका बाइसेक्सुअल एंड हर्मेफोरोडाइट होता है।
अब हम बात करेंगे कि ये कैसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसके अंदर कराई जाती है, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइज्ड या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने वाला एक प्लांट है। तो इसके अंदर एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले क्रॉस फर्टिलाइजेशन के अंदर गार्डन पी बीइंग सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, एंथर्स हाउ टू बी रिमूव्ड बिफोर मेच्योरिटी। एंथर्स की मेच्योरिटी से पहले, क्योंकि एंथर्स जब मेच्योर होंगे तो पोलन ग्रेन जो है फीमेल पार्ट के ऊपर, रिसेप्टेकल के ऊपर जाएंगे या फिर स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, तो इजिली उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो बिफोर मेच्योरेशन इनको रिमूव करवाना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे पोलन मेल सेक्स ऑर्गन इज कट ऑफ या फिर रिमूव्ड। ठीक है, उसको क्या कर दिया यहाँ से, यहाँ पे इससे कट कर दिया, पिस्टिल यहाँ से कट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या किया गया यहाँ पे, दिस ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। इस प्रोसीजर को, इस ऑपरेशन को कि जिसमें एंथर्स का रिमूवल होता है, इसको इमेस्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर्स इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। तो फर्स्ट स्टेप में इमेस्कुलेशन की गई। The stigma is protected against any undesired या फिर foreign pollen with the help of a bag। अब सेकेंड स्टेप में क्या की, इसकी बैगिंग की गई। फर्स्ट स्टेप इमेस्कुलेशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था इसका, इमेस्कुलेशन था। सेकेंड स्टेप इसका बैगिंग की गई इसकी, ताकि कोई भी फॉरेन जो पोलन ग्रेन्स है वो इसके साथ फर्टिलाइजेशन ना कर सके या फिर अनडिजायरेबल इसके साथ फर्टिलाइजेशन ना कर सके, तो इसकी बैगिंग कर दी गई। थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या किया गया, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द डिजायर्ड प्लांट आर कलेक्टेड फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड डस्टेड ऑन स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इन द फीमेल पेरेंट। अब जैसे कि हमारा ये जो है डिजायरेबल फ्लावर है, ठीक है, डिजायरेबल फ्लावर हमारा व्हाइट फ्लावर है या फिर डिजायरेबल कैरेक्टर है ये। तो इस डिजायरेबल ट्रेट के जो फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन है, उन पोलन ग्रेन्स को लिया, पोलन ग्रेन्स ऑफ व्हाइट फ्लावर इज टेकन एंड ट्रांसफर टू द पिस्टल ऑफ द पर्पल फ्लावर। एंड इसको क्या किया गया, जो पिस्टिल हो गया यहाँ पे फीमेल पार्ट हो गया, उसके ऊपर इनको डस्ट किया गया। तो थर्ड स्टेप में इनकी डस्टिंग की गई कि जो पोलन ग्रेन्स है डिजायर्ड करेक्टर के, डिजायर्ड ट्रेट के या फिर डिजायर्ड प्लांट के, उनको इसके ऊपर डस्ट किया गया। इसके बाद द फर्टिलाइज्ड पिस्टिल गेट मेच्योर एंड बिकम पोड्स। ठीक है, तो ये पोड बन गया, सीड्स इन ईच पोड रेडी टू बी प्लांटेड, फिर इनको प्लांट किया गया एंड ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर पर्पल। यानी कि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस हुई है, यहाँ पे जो करेक्टर इनहेरिट हुआ है वो हमारा क्या है, क्रॉस पोलिनेशन की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो क्रॉस पोलिनेशन का या फिर क्रॉस ब्रीडिंग का, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे किया जाता है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन के बाद बैगिंग की जाती है ताकि अनडिजायरेबल ट्रैक्ट, अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन ना आए। इसके बाद डिजायरेबल की डस्टिंग की जाती है। ठीक है, डिजायरेबल की, जो भी डिजायरेबल हमारा ट्रेट है उसकी, यानी डिजायरेबल जो प्लांट है उसके पोलन ग्रेन्स की यहाँ पे डस्टिंग की जाएगी, ताकि यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारी क्रॉप है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में ऑब्टेन हमें हो। एट द टाइम ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, अब क्रॉस पोलिनेशन के टाइम पे द पोलन शुड बी मेच्योर एंड स्टिग्मा शुड बी रिसेप्टिव। ऐसा नहीं है कि वैसे ही हमने लिया और डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे है क्रॉस पोलिनेशन के टाइम पे पोलन शुड बी मेच्योर एंड स्टिग्मा शुड बी रिसेप्टिव। ठीक है, स्टिग्मा भी वहां पे मेच्योर या फिर रिसेप्टिव होना चाहिए एंड पोलन ग्रेन्स भी मेच्योर होने चाहिए, तभी उनके बीच में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। जब मैंने स्कूल टाइमिंग ये में एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, 12th के अंदर, उस टाइम पे हमें प्रोसीजर नहीं पता था या फिर हमें अच्छे से गाइड नहीं किया गया था, तो उस टाइम पे हमने एंथर्स लिए प्लांट के एंड वो उसी सेम टाइम के ऊपर उसके ऊपर डस्ट कर दिए। तो इससे क्या, या तो उनके अंदर पहले ही फर्टिलाइजेशन हो चुकी थी, तो एग्जैक्ट रिजल्ट हमारे नहीं आए थे, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन पी प्लांट के अंदर इजिली करवाई जा सकती है। इसके बाद मेंडल ने जो ये पी प्लांट सिलेक्ट किया था, पाइजम सैटिवम, इसके कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। ठीक है, कंट्रास्टिंग यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर था यहाँ पे सीड फॉर्म। सीड या तो राउंड हो सकते हैं या तो रिंकल्ड हो सकते हैं। सीड कलर, सेकंड है सीड कलर, या तो येलो हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है। पोड फॉर्म, ठीक है, जो पी होता है, पी हमें जो ऐसा नजर आता है वो इसका पोड होता है, उस पोड के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो थर्ड कैरेक्टर है यहाँ पे पोड फॉर्म। पोड फॉर्म इन्फ्लेटेड हो सकता है या तो ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है।
फोर्थ करेक्टर इज द पोड कलर। पोड कलर या तो ग्रीन हो सकता है या तो येलो हो सकता है। फिफ्थ करेक्टर इज द फ्लावर कलर। फ्लावर या तो पर्पल हो सकता है या तो व्हाइट हो सकता है। एंड सिक्स्थ करेक्टर इज द फ्लावर पोजिशन। फ्लावर या तो एक्सिल हो सकता है या तो टर्मिनल हो सकता है। एक्सिल क्या होगा, ये पोजीशन टर्मिनल होती है, यहाँ पे ये एक्सिलरी पोजीशन होती है, तो या तो फ्लावर एक्सिल होगा या तो ये टर्मिनल होगा। एंड सेवंथ करेक्टर इज द स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ या तो टाल होगी या शॉर्ट होगी, इसको ड्वार्फ का नाम दिया गया था। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स है जो कि पाइजम सैटिवम के मेंडल ने स्टडी किए थे उस टाइम पे। ठीक है, सीड फॉर्म, सीड कलर, पॉड फॉर्म, पॉड का कलर, फ्लावर की पोजीशन एंड स्टेम की लेंथ। स्टेप्स ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर स्टेप कौन से लिए, बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेप यूज होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, प्रोड्यूसिंग अ ट्रू ब्रीडिंग पेरेंटल जनरेशन। जैसे पेरेंट्स थे वैसे ही ट्रू ब्रीड को ऑब्टेन करना, यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स को लेना, वो क्या होते हैं, यानी कि एक तरह से हम एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, जब तक हमें ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स नहीं मिल जाते तब तक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स को ही सेलेक्ट करना, सबसे फर्स्ट स्टेप में उनको प्रोड्यूस करना। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे प्रोड्यूसिंग ऑन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यानी हाइब्रिड यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे इन दोनों पेरेंट्स से। एंड थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, अब इन जो थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, अब जो ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन से अब नेक्स्ट क्या होगा, F2 जनरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, यानी इनके भी ऑफस्प्रिंग यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये प्योर ब्रीड ली, प्योर ब्रीड से ये ऑल प्लांट्स हैड पर्पल फ्लावर्स। पहली जनरेशन जो आई F1 जनरेशन हाइब्रिड बना, उसके अंदर सारे के सारे प्लांट जो है पर्पल फ्लावर के थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, F2 जनरेशन जब आई तो यहाँ पे 75% जो है 100% में से 75% जो है पर्पल फ्लावर थे एंड 25% यहाँ पे व्हाइट फ्लावर। तो ये F2 जनरेशन थी। पहले प्योर ब्रीड को लेना, ट्रू ब्रीड को लेना, इसके बाद उसकी F1 जनरेशन, देन F2 जनरेशन। तो ये 3 स्टेप जो है मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे। अब अगर हम इनको थ्योरेटिकल देखें, फर्स्ट वी मेड श्योर दैट हिज प्लांट्स वर प्योर ब्रीड। ठीक है, पहले उन्होंने श्योर किया कि इनके जो प्लांट है मेंडल के, वो सारे के सारे प्योर ब्रीड होने चाहिए, उनकी जो प्योर लाइन होनी चाहिए, यानी तब तक उसने जो है सेल्फ फर्टिलेशन करवाई जब तक उनके अंदर प्योर ब्रीडिंग या फिर प्योर लाइन उसको नहीं मिली। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या है, उसने श्योर किया कि प्योर ब्रीड है जिसके अंदर 14 वेराइटीज है एंड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। 7 पेयर के अपोजिट तो कितनी होगी, 14 वेराइटीज होगी। ठीक है, 14 varieties and 7 pair of contrasting characters. He did this by letting the plant fertilize themselves to eliminate any offspring that was not true to form of the tree. एंड इन्होंने क्या किया, फिर इन प्लांट्स को फर्टिलाइज होने दिया themselves to eliminate any offspring that was not true to form of the trait, जो कि उस ट्रेट का ट्रू नहीं है, क्योंकि इसको प्योर ब्रीड चाहिए थी फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो इसने उन ऑफस्प्रिंग्स को वहां से निकाल दिया। It was thus made sure that offsprings of each generation were all like the parent plant. एंड इन्होंने श्योर किया कि जो भी वहां पे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं वो पेरेंट प्लांट जैसे ही है। ठीक है, पेरेंट प्लांट जैसे के लाइक है, तो ये क्या होगी, इसको ट्रू ब्रीड यहाँ पे या फिर प्योर ब्रीड यहाँ पे मिल गई। These true breeding plants constituted the parents, and ये क्या constitute करते हैं, ये पेरेंट्स ही constitute करते हैं, यानी जो पेरेंट्स के अंदर जो ट्रेट थी वही उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर है, एंड इसी को प्योर ब्रीड बोलेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, दो वर्ड यूज करते हैं, एक तो हम यूज करते हैं ब्रीड और एक हम यूज करते हैं ब्रेड। ब्रीड होता है हम जब करंट की, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, एंड जब हम ब्रेड यूज करते हैं यानी कि हम बात करें कि उन्होंने पास्ट में एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं वो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब सेकंड स्टेप क्या हुआ इनका, सेकंड स्टेप वाज टू हाइब्रिडाइज द प्लांट। इन सेकंड स्टेप के अंदर इन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइज किया इन प्लांट्स को, जो भी इन्होंने ट्रू ब्रीड प्लांट लिए थे उनको हाइब्रिडाइज किया।
He made several processes by dusting the pollen of the one kind on the stigma of the plants of another kind. And इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने बहुत सारे several processes बनाए. कैसे बनाए? पहले पोलन ग्रेन्स लिए एक काइंड के, वो दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करवाए, अनदर काइंड के प्लांट के ऊपर उनको फोल करवाया, डस्टिंग करवाई उनकी. तो ऐसे इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाई. फॉर इंस्टेंस ही पॉलिनेटेड प्लांट फ्रॉम अ स्ट्रेन whose seeds were always round with the pollen of the strain whose seeds were always wrinkled. And इन्होंने क्या किया, स्ट्रेन यानी कि वेराइटी एक तरह से. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलिनेट करवाया प्लांट्स को फ्रॉम अ स्ट्रेन, एक वैरायटी जो कि हमेशा से राउंड थी और एक वैरायटी जो हमेशा से रिंकल थी. तो इन्होंने इन दो वैरायटीज के बीच में क्या करवाया, दो स्ट्रेन के बीच में पॉलिनेशन करवाई. सच ऑफस्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स. अब एक के रिंकल्ड है, एक के यहाँ पे राउंड है. इन दो की जब यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, इस क्रॉसिंग के बाद जो डिफरेंट पेरेंट्स से जो क्रॉसिंग हुई विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड. फ्रॉम द फर्स्ट फाइलाइल जनरेशन, जिसको F1 जनरेशन बोला जाता है, मेंडल फर्दर मेड रेसिप्रोकल क्रॉसेस. एंड रेसिप्रोकल क्रॉसेस हमने डिस्कस किया था, जो मेल लिया था, यानी कि प्लांट्स की जो अपोजिट ट्रेट थी वही क्या कर दी वहां पे, रेसिप्रोकेट कर दी, रिवर्स कर दी. मेल का फीमेल कर दिया, फीमेल का मेल कर दिया. तो ऐसे करके इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाई, क्रॉसेस करवाए. पहले तो डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ द वन काइंड विद द अनदर काइंड के जो स्टिग्मा थे उनके साथ. फिर इन्होंने जो वेराइटीज ली अपोजिट, इन्होंने देखा कि उनके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जो है वो है, उनके साथ इन्होंने डिफरेंट पेरेंट्स की कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के साथ जब फर्टिलाइजेशन करवाई, ब्रीडिंग करवाई या फिर क्रॉसेस बनाई, तो उसके बाद इनको F1 जनरेशन ऑब्टेन हुई. थर्ड स्टेज में क्या हुआ, मेंडल एक्सपेरिमेंट्स वाज टू लेट द F1 प्लांट्स पॉलिनेट देमसेल्व्स. अब इन्होंने क्या किया, जो ट्रू ब्रीडिंग से जो F1 प्लांट आए थे, F1 प्लांट्स को इन्होंने छोड़ दिया कि वो अपने आप यानी कि देमसेल्व्स पॉलिनेट करें. Plants thus produced were called second phylyl generation or F2 generation. एंड जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुई, सबसे पहले यहाँ पे क्या थी, ट्रू लाइन थी या फिर ट्रू ब्रीड थी, उससे F1 जनरेशन बनी. और F1 जनरेशन के प्लांट्स ने जब फर्टिलाइजेशन की, पॉलिनेशन किया, तो F2 जनरेशन यहाँ पे ऑब्टेन हुई. तो ये F2 जनरेशन यहाँ पे ऑब्टेन होगी. और ऐसे ही करके F2 जनरेशन के जब प्लांट्स ने ब्रीडिंग की या फिर फर्टिलाइजेशन की या फिर सिंपली पॉलिनेशन किया, तो F3 जनरेशन हुई. एंड सो ऑन F4 F5 ऐसे जनरेशंस जो है वो ऑब्टेन हुई. तो ये 3 स्टेप्स हैं जो कि मेंडल ने यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर. अब कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, From the result of F1 and F2 generations, Mendel induced certain generalizations which were later became known as Mendel principles of hereditary or Mendelian inheritance. इसके बेसिस पे F1 और F2 जनरेशंस के जो रिजल्ट आए थे, इसके बेसिस पे मेंडल ने क्या किया, सर्टेन जनरलाइजेशन बनाए, जिनको बाद में क्या किया गया, मेंडल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी या फिर मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोला गया. कि इस जो ये इसने पहले ट्रू ब्रीडिंग ली, F1 जनरेशन ऑब्टेन हुई, F2 जनरेशन ऑब्टेन हुई, इस वे पे, ठीक है, इस प्रोसीजर के वे पे मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है इसको बोला गया बाद में, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर. Mendel presented data and conclusion derived from his experiment in a 2-part paper entitled Experiments on the Plant Hybridization. इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने रिसर्च कर दिया और अपने खुद की खुशी के लिए उसको संभाल के रख लिया, ऐसा नहीं होता है. जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई भी हम नई चीज सर्च करते हैं, तो हमें उसका एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है ताकि वो जर्नल्स में जाए और वो दूसरे साइंटिस्ट तक भी पहुंचे. ठीक है, तो ऐसा ही इन्होंने किया. एक्सपेरिमेंट्स ऑन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम का एक पेपर था, उनके अंदर इन्होंने अपना जो भी इनका डाटा था या फिर कंक्लूजन था उसको वहां पे क्या किया गया, उसको वहां पे प्रेजेंट किया गया, which was read to the Natural History Society of the Brno on 8th February and 8th March in 1865. एंड फिर इसको 1866 के अंदर पब्लिश किया गया. ठीक है, पहले इनको जो है पढ़ा गया था और फिर इनको पब्लिश किया गया.
तो ये इनका कंक्लूजन था, ठीक है। एक तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी इन्होंने प्रिंसिपल्स यूज किए थे उसके बेसिस पे मेंडल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से उसको हम जानते हैं। एंड इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम के पेपर के अंदर अपना जो भी वर्क था वो प्रेजेंट किया था। अब जो है उस टाइम पे उन्होंने अपना काम कर दिया और उसको प्रेजेंट कर दिया, लेकिन उस टाइम पे इनके जो भी कंक्लूजन थे, इनका जो भी रिजल्ट था वो रिमेन अननोटिस्ड रहा, उसको किसी ने देखा नहीं। अब ये अननोटिस्ड क्यों रहा? ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन एन ऑब्सक्योर जर्नल। इन्होंने क्या किया, एक ऐसा जर्नल था उसके अंदर, यानी कि वो जो जर्नल था इनका वो वेल नोन नहीं था, नॉट सो वेल नोन, ठीक है। उस टाइम पे या फिर हम बोल सकते हैं कि वो फेमस नहीं था, या तो हम बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल लोकल सा कोई एक जर्नल था जिसके अंदर इसका डाटा वहां पे प्रेजेंट किया गया। तो ये भी एक रीजन था कि इनका दूसरे लोगों तक इनका काम नहीं पहुंच पाया। द रिजल्ट्स वर नॉट कंसिडर्ड एज जनरली अप्लीकेबल इवन बाय मेंडल हिमसेल्फ। अब मेंडल ने उस टाइम पे ये किया था एक्सपेरिमेंट, उनको खुद को भी श्योरिटी नहीं थी कि उनके जो रिजल्ट है वो सारी स्पीसीज के ऊपर, सारी वेराइटीज के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं सारी ट्रेड्स के ऊपर काम करते हैं। साइंटिस्ट थॉट that his conclusion was are applicable only to the certain categories of the species or traits, कि उनका जो काम है, उनकी जो कंक्लूजन है वो कुछ स्पीसीज तक ही, कुछ ट्रेड्स तक ही लिमिटेड है, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। थर्ड रीजन है मेजर हिंड्रेंस ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस वाज द वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेड ट्रेट्स बाय द बायोलॉजिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के जो बायोलॉजिस्ट थे वो बिल्कुल वाइडली एक्सेप्टेंस थी, जो ये थ्योरी थी ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट। ब्लेंडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके करेक्टर ब्लेंड करते हैं, उनकी मिक्सिंग होती है और उससे ऑफस्प्रिंग के अंदर नया करेक्टर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उस टाइम तक ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स वो मानी जाती थी। तो इस वजह से भी मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, या फिर वो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। तो ये सारे जो रीजंस थे मेंडल के कंक्लूजन जिसकी वजह से अननोटिस रहे थे। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो उन्होंने पब्लिश किया था अपना डाटा वो एक लोकल जर्नल था, या फिर इसके अलावा उस टाइम पे इन्होंने जो अपना डाटा कंक्लूड किया था, या फिर इन्होंने अपना जो डाटा प्रेजेंट किया था वो एक मैथमेटिकल फॉर्म में था। तो उस टाइम पे ये भी बहुत एक तरह से बकवास चीज मानी जाती थी कि बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स कैसे वर्क कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से भी इन रीजंस की वजह से इनका काम जो है वो अननोटिस रहा। इसके बाद रीडिस्कवरी हुई मेंडल के वर्क। तो अगर हम रीडिस्कवरी की बात करें 1900 के अंदर मेंडल वर्क वाज रीडिस्कवर्ड बाय 3 यूरोपियन साइंटिस्ट। 3 यूरोपियन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था ह्यूगो डी वरीज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी एंड इरिन वॉक सर्चमार्क ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन 3 साइंटिस्ट ने, जो कि इंडिपेंडेंटली हेरिडिटी के ऊपर वर्क कर रहे थे, इन साइंटिस्ट ने इनका जो वर्क है वो रीडिस्कवर किया, या फिर उसको पढ़ा और उसको क्या किया, पब्लिश करवाया। These scientists referred the importance of Mendel's forgotten paper। इन्होंने क्या किया, मेंडल के जो भी पेपर थे जिनको अब तक जो साइंटिस्ट थे वो भूल चुके थे, उनको रेफर किया and extended the work by experiment on various other plants and animals। and उस प्रोसीजर को, उस डाटा को लेके, उस कंक्लूजन को लेके इन्होंने दूसरी वेराइटीज, दूसरे एनिमल्स एंड दूसरे प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखे। So Mendel, for his great contribution to inheritance of characters, was named as the father of genetics। and बाद में जो है इसका वर्क कंसीडर किया गया रिडिस्कवरी के बाद, एंड इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम दिया गया, क्योंकि इनका सबसे फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था या फिर ग्रेट कंट्रीब्यूशन था जेनेटिक्स या फिर इनहेरिटेंस बायोलॉजी के अंदर, तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। तो पहले इनका अननोटिस था, फिर इसकी रीडिस्कवरी हुई तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बना दिया। इसके बाद जो मेंडल के रिजल्ट है उनकी इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, इंटरप्रिटेशन जो है वो 3 लॉज के थ्रू इन्होंने दी, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। एंड इन सबको बोला जाता है मेंडल्स लॉ, ठीक है। मेंडल के लॉज इनको बोला जाता है, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके क्रॉसेस के साथ इनको डिस्कस करेंगे।
इसके बाद अगर हम मेंडलिज्म की इंपॉर्टेंस की बात करें कि क्या इंपॉर्टेंस है मेंडलिज्म की, जो प्लांट्स हैं उनकी इंप्रूवमेंट में, क्योंकि हमें अब पता है कि हम डिजायर ट्रेट के साथ, डिजायर करेक्टर के साथ क्या कर सकते हैं, वो सेलेक्ट कर सकते हैं एंड डिजायर उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा के या फिर उनकी कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवा के उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने जो रिजल्ट है डिजायर्ड करेक्टर की, डिजायर ट्रेट की जो रिजल्ट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की वेराइटीज को इंप्रूव करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यूज की जाती है। द प्रोसेस रिजल्ट इन कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स, यहाँ पे क्या की जाती है, जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स है उनकी कॉम्बिनेशन करवाई जाती है ऑफ टू और मोर स्पीसीज और वेराइटीज। इन अदर वर्ड डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ वन स्पीसीज आर ट्रांसफर टू द अदर, ठीक है, तो दूसरों के अंदर क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं ताकि वो भी अच्छी वेराइटी प्रोड्यूस कर सके। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैव हेल्प्ड द प्लांट्स ब्रीडर्स इन दिस रिगार्ड, एंड जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो जो प्लांट ब्रीडर्स, जो प्लांट्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन या फिर ब्रीडिंग करते हैं अच्छी वेराइटीज ऑब्टेन करने के लिए, उनके लिए इसके अंदर बहुत हेल्प होती है। तो सबसे पहला हो गया प्लांट्स की इंप्रूवमेंट के लिए। एनिमल्स की इंप्रूवमेंट के लिए ऐसे ही मेंडलिज्म हैज इनेबल the plant breeders to improve the races of domestic animals। इसके अलावा जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनकी जो वैरायटीज है वो भी अच्छी प्रोड्यूस की जा सकती है विद डिजायरेबल ट्रेट। हाइब्रिडाइजेशन थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है, हैज प्रूव्ड हाईली सक्सेसफुल इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क, मीट, एग एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा के, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा के अच्छी वेराइटीज जो है डोमेस्टिक एनिमल्स की या फिर मिल्क, मीट, एग्स या फिर कुछ अदर एनिमल प्रोडक्ट्स वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो एनिमल्स के अंदर भी इसकी क्या है, इंप्रूवमेंट के लिए ये यूज की जाती है, ये भी एक इंपॉर्टेंस है। Improvement of human race. Laws of heredity postulated by Mendel are equally applicable to mankind. And ये ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन रेस के लिए, मैनकाइंड के लिए भी उतनी ही इक्वली एप्लीकेबल है जैसे कि अदर एनिमल्स के लिए और अदर या फिर प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है। डिस्प्यूटेड पेरेंटेज, ठीक है, डिस्प्यूटेड पेरेंटेज के अंदर क्या होगा, स्टडी ऑफ इनहेरिटेड ऑफ ब्लड ग्रुप कैन सोल्व द डिस्प्यूटेड पेरेंटेज ऑफ अ चाइल्ड। अब किसी चाइल्ड का ये नहीं पता है कि ये पेरेंट्स है लेकिन सस्पेक्टेड पेरेंट है, तो उसके इजिली ब्लड ग्रुप से जो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप है उससे हम इजिली उसको बता सकते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस चाइल्ड के ये पेरेंट्स है। तो पेरेंटेज जो है, डिस्प्यूटेड पेरेंटेज है, उसको सोल्व किया जा सकता है। जेनेटिक काउंसलिंग जो है, with the knowledge of Mendelism, genetic counselor can predict the possibility of hereditary defect in a future। यानी कि जो भी वहां पे जो भी फ्यूचर है या फिर हम बोल सकते हैं जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हेरिडिटरी डिफेक्ट की पॉसिबिलिटी क्या है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर है, उनके जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है उनको देख के डिटरमाइन कर सकते हैं कि अपकमिंग चाइल्ड के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर इसके अंदर कोई हेरिडिटी इफेक्ट है पेरेंट्स के अंदर, तो उसके अंदर कितना उसकी प्रोबेबिलिटी है उसके पास होने की। एंड इवन डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन अर्ली फीटस, जो अर्ली फीटस होता है उसके अंदर इवन जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी इसके थ्रू क्या किए जा सकते हैं, डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये सब मेंडलिज्म की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आता है मेंडल की सक्सेस के रीजंस क्या क्या थे, ठीक है, क्यों मेंडल्स की सक्सेस हुई। एक तो उन्होंने बिल्कुल कंटिन्यूअस काम किया, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने काम किया एंड उन्होंने जो भी काम किया, जो भी उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, क्रॉस किया, उसको उन्होंने रिटन फॉर्म में लिखा, ठीक है, उन्होंने रिटर्न राइट किया या तो हम बोल सकते हैं, और उनको क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया अच्छे से और फिर उसके रिजल्ट निकाले। तो रीजंस की अगर हम बात करें, ही चॉइस ऑफ प्लांट एज पी प्लांट पाइजम सैटिवम फॉर हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, वो क्या था, ब्रीडिंग के लिए वो एक्सीलेंट था। ही फर्दर सेलेक्टेड ओनली प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, जो प्योर ब्रीडिंग है वही, प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज है वही ली, तो जो मिक्सिंग है दूसरे कैरेक्टर्स की उससे ये बच गए जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। मेंडल कैप्ट हिज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस, एंड इन्होंने हर एक क्रॉस का अपना कंप्लीट रिकॉर्ड रखा था।
He also used statistical methods and laws of probability for finalizing his results. अब ये क्या थे, ये मैथमेटिशियन थे, तो इनको जो प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करके इन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके जो इनके क्रॉसेस है उसके अंदर इसको इसके रिजल्ट थे उनको फाइनलाइज किया. Mendel procedures usually studied many traits simultaneously, but he took one or two traits at a time for his experiment. ऐसे तो कई ट्रेड्स साथ साथ चल रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक या दो ट्रेड्स ही ली एक टाइम पे जो वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी. Mendel was fortunate also that the characters which by chance he selected for his breeding experiment didn't show linkage, incomplete dominance or gene interaction. एंड ये जो बाद में जाके जब मॉडर्न जेनेटिक्स हम बोल सकते हैं उसके अंदर ये जो है प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, यहाँ पे लिंकेज होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, जीन इंट्रैक्शन होती है. ठीक है, तो इन्होंने वही करेक्टर चूज किया था, फॉर्चुनेटली इन्होंने वही करेक्टर चूज किया था जिसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता था, नहीं लिंकेज है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या फिर जीन इंट्रैक्शन है, वो नहीं होती. He took utmost care of check contamination and इन्होंने बहुत अच्छी केयर की, चेक किया कि कोई कंटामिनेशन ना हो. कंटामिनेशन किसका, कि फॉरेन पोलन्स जो है उसके क्रॉस ब्रीडिंग में यूज ना हो. ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग के टाइम पे फॉरेन पोलन ग्रेन्स वहां पे ना आए, तो वो इन्होंने बहुत अच्छे से चेक किया. Mendel formulated theoretical explanation for interpreting his results and Mendel ने क्या किया, theoretical explanation for interpreting his result. इन्होंने theoretical explanation दी. He tested his every explanation for its validity and इन्होंने इसको टेस्ट किया अपनी जो explanation है उसको validate करने के लिए. He didn't attempt to solve all the variations reported in his breeding experiment. Variations तो बहुत सारे इन्होंने obtain की थी, लेकिन सारी की सारी जो वेरिएशंस थी इनको इन्होंने सोल्व करने का अटेम्प्ट नहीं किया. विच वर नॉट क्लियर टू हिम, जो उनको समझ में नहीं आई उन्होंने सोल्व नहीं किया. सच एज लिंकेज ऑफ फ्लावर एंड सीड कलर. ठीक है, उन्होंने ये सोल्व नहीं किया, उसको रिमेन अनसोल्व छोड़ दिया. तो ये कुछ रीजंस थे मेंडल की सक्सेस के. इसके बाद नेक्स्ट आता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस के क्या करेक्टर होते हैं. मेंडेलियन इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, अ करेक्टर इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ जीन्स. ठीक है, मेंडेलियन करेक्टर, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग एक करेक्टर जो है ऑलवेज जो है वो एक पेयर ऑफ जीन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, विच ऑक्यूपाई द कोरस्पॉन्डिंग लोकाई. ठीक है, हमने देखा था जीन लोकस क्या होता है, या फिर जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के जो एलील्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग लोकस ऑक्यूपाई करते हैं ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम. तो ये मोनोजेनिक इनहेरिटेंस इसको बोला जाता है. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसके बाद आई थी. ठीक है, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर मोनोजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो देखी गई थी, यानी कि एक पेयर ऑफ जीन जो है वो एक करेक्टर को कंट्रोल करता है. जो यहाँ पे F1 हाइब्रिड्स बने थे, F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड्स बने थे, रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट्स हैविंग डोमिनेंट एक्सप्रेशन एज दीज ऑलवेज शो कंप्लीट डोमिनेंस. हमने देखा था कि जो पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर के बीच में ये जो पेरेंट्स थे, इन पेरेंट्स के बीच में जो फर्टिलाइजेशन हुई थी वहां पे सारे के सारे पर्पल फ्लावर ऑब्टेन हुए थे. पर्पल क्यों ऑब्टेन हुए थे, क्योंकि ये पर्पल जो है ये डोमिनेंट था उस टाइम पे. ठीक है, डोमिनेंट सारे के सारे डोमिनेंट प्रोड्यूस हुए थे. लेकिन जब हमने F2 जनरेशन देखी थी, ये F1 हो गई, F2 जनरेशन देखी थी, तो वहां पे पर्पल एज वेल एज व्हाइट ऑब्टेन हुए थे. ठीक है, यहाँ पे पर्पल कितने ऑब्टेन हुए थे, यहाँ पे पर्पल 3 ऑब्टेन हुए थे, तो व्हाइट 1 ऑब्टेन हुआ था, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 75% और ये 25% था. ठीक है, तो F1 के जो जनरेशन के जो हाइब्रिड्स बने थे ये पर्पल थे, और ये क्या कर रहे थे कि वन ऑफ द पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे थे, यानी इस पेरेंट से ही रिजेंबल कर रहे थे, जो कि कंप्लीट डोमिनेंस यहाँ पे शो करता था, यानी कि डोमिनेंट एक्सप्रेशन वो शो कर रहा था. Individuals of the F2 progeny represent both the parental and जो F2 progeny है वो दोनों पेरेंट्स यानी पर्पल एज वेल एज व्हाइट दोनों को ही क्या करती है, दोनों के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है विद अ रेशियो ऑफ 3:1, यानी 3 यहाँ पे डोमिनेंट है एंड 1 यहाँ पे क्या है, रिसेसिव एक्सप्रेशन है. तो ये दोनों को जो है शो करती है.
तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर ऐसे ही जो प्रोसीजर होते हैं या फिर ऐसे जो क्रॉस बनाए जाते हैं वो यही होते हैं कि पहले क्या है, वो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। मोनोजेनिक यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि वो एक पेरेंट से ही एक जनरेशन के अंदर शो करेंगे। एंड यहाँ पे जो सबसे पेरेंट्स जो लिए थे F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड बने थे वो वन ऑफ द पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, एंड जो F2 जनरेशन के बने थे वो दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, यानी उनके अंदर 3 डोमिनेंट एक्सप्रेशन होता है एंड 1 यहाँ पे रिसेसिव एक्सप्रेशन होता है। सो देर इज अ सिग्रीगेशन ऑफ 2 जीन्स। तो यहाँ पे सिग्रीगेशन हुई है 2 जीन्स की ऑफ ईच करेक्टर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे यहाँ पे सेपरेशन होती है जीन्स की या फिर सिग्रीगेशन होती है जीन्स की, जिस वजह से यहाँ पे 3:1 रेशो निकल के आता है। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। इसके अलावा मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग जो फिनोटिपिक करेक्टर होता है, जो भी उसकी अपीयरेंस होती है, जो उसका साइज होता है, जो उसकी लेंथ होती है, वो क्या होता है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर ऐसा बोला जाता है कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होता है। The characters always show discontinuous inheritance, and ये characters जो है discontinuous inheritance शो करते हैं। जैसे कि हमने देखा था पर्पल और व्हाइट फ्लावर लिए तो यहाँ पे पर्पल ऑब्टेन हुआ, F2 जनरेशन के अंदर पर्पल एंड व्हाइट दोनों ही ऑब्टेन हुए। तो यहाँ पे जो व्हाइट का जो करेक्टर था वो क्या हो गया, यहाँ से मिसिंग है। तो ये डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेंस शो करते हैं एज टू कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ अ करेक्टर आर नॉट लिंक्ड बाय द इंटरमीडिएट स्टेज, कि कोई इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पे नहीं होती जिससे ये लिंक्ड होते हैं, तो डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेंस होती है। These are always follow all or none rule, और ये फॉलो करते हैं all or none rule को एज सिंगल डोमिनेंट एंड बोथ, या तो सिंगल डोमिनेंट होगा या तो बोथ डोमिनेंट। द डोमिनेंट जीन, बोथ डोमिनेंट जीन हैव सिमिलर फिनोटिपिक इफेक्ट, एंड जब दोनों के दोनों ही डोमिनेंट होंगे तो उनका सिमिलर फिनोटिपिक इफेक्ट होगा। So it does not depend upon the number of dominant gene, as it is a qualitative inheritance, not quantitative. मेंडेलियन इनहेरिटेंस कैसी होती है, क्वालिटेटिव होती है, वो क्वांटिटेटिव नहीं होती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैसी होती है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव होती है। तो ये कई बार जो है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी इसको बोला जाता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस को क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोला जाता है, पॉलीजेनिक को क्वांटिटेटिव बोला जाता है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेंस शो करते हैं, ऑल और नन रूल शो करते हैं, एंड सिंगल डोमिनेंट होता है या फिर दोनों डोमिनेंट होते हैं, एंड जब दोनों डोमिनेंट होते हैं तो सिमिलर फिनोटिपिक इफेक्ट ये शो करते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है मेंडलिज्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स के लॉ के बारे में। ठीक है, 3 लॉज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।